हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की आखिरी क्लास के अंदर हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 नागरिकता के प्रावधान के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल की थी। आज हम जिस भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 से आप भली प्रकार से परिचित हो। भाग नंबर 3 जिसे क्या कहा जाता है भाई, मौलिक अधिकार नाम दिया गया है, फंडामेंटल राइट। जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं सभी का सभी वर्णन भाग नंबर 3 के अंदर किया गया है, मौलिक अधिकार। और भाग नंबर 3 कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? आर्टिकल नंबर 35 तक जाता है। तो आज हम अपने क्लास के अंदर भाग नंबर 3 के बारे में या मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जितने आर्टिकल आज हमसे हो पाएंगे उतने आर्टिकल हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है मौलिक अधिकारों की, या मैं बात कर लेता हूँ अधिकार। अधिकार शब्द की बात हो रही है। अधिकार क्या चीज़ है, अधिकार की हमें जरूरत क्या पड़ती है, या इंसान के लिए कितने तरह के अधिकार हैं। थोड़ा सा यदि मैं इतिहास के अंदर जाऊँ ना तो पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई यदि मैं ये आपको बताना चाहूँ तो शुरू के अंदर जंगल राज हुआ करता था, या मछली राज की मैं बात करता हूँ, मछली राज हुआ करता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुआ करती थी। जो पावरफुल था उसका राज हुआ करता था और जो गरीब था, जो कमज़ोर था, उसको दबाया जाता था। लेकिन समाज के बुद्धिजीवी एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि इसी तरह यदि मछली राज बनता रहा तो आज कोई पावरफुल है, कल कोई पावरफुल होगा, आज वो दूसरे को दबाता है, कल दूसरा पहले को दबाएगा, और इस तरह से एक दिन हमारी जो मानव सभ्यता है उसका अस्तित्व भी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार छोड़ दिए और एक संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या रखा गया? भी राज्य रखा गया, जिसका नाम रखा गया राज्य। अपने जितने भी अधिकार थे नागरिक लोगों ने क्या किया, जो भी नागरिक थे उन्होंने अपने अधिकार किसको समर्पित कर दिए? राज्य को समर्पित कर दिए और कह दिया कि आप हमारे अधिकारों का यूज़ करोगे। अब राज्य जो है सभी अधिकारों का यूज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, राज्य उन पावर का मिसयूज करने लगा और नागरिक को जो अधिकार चाहिए थे वो अधिकार भी उसको नहीं दिए गए। जैसे रोटी की हम बात करते हैं, कपड़े की हम बात करते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो अधिकार भी नहीं दिए गए। तो इन नागरिकों ने राज्य से वापस अधिकार मांगने शुरू कर दिए। नागरिकों ने अपना अधिकार या राज्य से वापस मांगने शुरू कर दिए। यही राज्य तथा नागरिक के बीच की जो अधिकारों की लड़ाई है ना, इसी से राजनीति का जन्म होता है। और जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अधिकार दिए, लिखित रूप के अंदर जिस व्यक्ति ने अधिकार दिए, वो था इंग्लैंड का एक राजा। कौन थे भाई? इंग्लैंड के एक राजा थे। और 1215 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के राजा ने नागरिकों को लिखित में अपने अधिकार दिए थे, और कुछ अधिकार दिए थे लिखित के अंदर। और जिस पेपर के ऊपर उन्होंने लिख के अधिकार दिए थे उस पेपर को नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था भाई? मैग्ना कार्टा। इसलिए दुनिया के अंदर इस अधिकार के बाद जब जब सरकारों ने नागरिकों को कोई अधिकार दिए गए तो उन्हें क्या कहा जाने लगा भाई? मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। इवन दो जब भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की भाग नंबर 3 को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं भाई इसको? इसे कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग नंबर 3 को या मौलिक अधिकारों को। मैग्ना कार्टा क्या है आपको समझ आ गए? दुनिया के अंदर पहली बार यदि किसी व्यक्ति को अधिकार दिए गए थे लिखित रूप के अंदर तो 1215 के अंदर इंग्लैंड के राजा के द्वारा दिए गए थे, और जिस पेपर के ऊपर लिख के अधिकार दिए गए थे उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर जहां जहां भी अधिकार दिए गए नागरिकों को, उनको क्या कहा जाने लगा भाई? मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा किसने था? भी कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कहा ये तो आपके संविधान की मैग्ना कार्टा है? तो एक यूएसए के बहुत ही बड़े हमारे पास संविधान विशेषज्ञ थे जिनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। क्या नाम था भाई? ग्रैनविल ऑस्टिन।
कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यूएसए के थे, संविधान विशेषज्ञ थे। सबसे पहले इन्होंने पहली बार ये कहा था कि आपके मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा है। तो दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अनेकों बार दोनों ही तथ्य जो है ये क्वेश्चन के रूप में बहुत बार पूछे गए हैं। अधिकारों की यदि चर्चा हो रही है तो ये तो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, इसका मतलब हमारे पास अधिकार और भी कई तरीके के होते होंगे। थोड़ा सा ब्रीफ हम हिस्ट्री लेते हैं, आइडिया लेते हैं कि अधिकार कौन कौन से हमारे पास होते हैं। तो 3 या 4 तरीके के अधिकारों को मैं बांट सकता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास अधिकार हैं वो हमारे पास आते हैं मौलिक अधिकार। जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं उन्हीं को मैं पहले लिख लेता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है मौलिक अधिकार। दूसरे नंबर पर मैं जो अधिकार लिखता हूँ वो अधिकार हमारे पास हैं मानवाधिकार। हमारे पास कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जिनको हम मानवाधिकार कहते हैं। और तीसरे नंबर पे यदि मैं बात करता हूं तो हमारे पास कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। हम देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। मैं एक जगह पे ही लिख रहा हूं संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। तो मैं अधिकारों को मोटे मोटे रूप में 3 भागों के अंदर बांटता हूं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कौन से हैं, मानवाधिकार हमारे लिए कौन से हैं और संवैधानिक अधिकार हमारे लिए कौन से होते हैं। सबसे पहले चर्चा करें यदि मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं। और भारतीय संविधान के कहाँ लिखे गए हैं भाई? भाग नंबर 3 के अंदर लिखे गए हैं। केवल और केवल उन्हीं अधिकारों को हमने मौलिक अधिकार कहा है जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर लिखे गए हैं। तो पहली बार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर जो अधिकार लिखे गए हैं उन्हें ही मौलिक अधिकार कहते हैं। भाग नंबर 3 में वर्णित का लिख सकता हूं मैं। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार हैं वो विशेषकर भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि सारे के सारे मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं, लेकिन खास करके या ज़्यादातर मौलिक अधिकार किसे दिए गए हैं? भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ एक मौलिक अधिकार हमारे पास ऐसे हैं जो विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ अधिकांश मौलिक अधिकार जो हैं वो किसे प्राप्त है भाई? अधिकांश मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अधिकांश मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है भाई? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तीसरी बात, यदि ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक हमारे पास संकीर्ण अवधारणा है, कुछ ही लोगों को प्राप्त है। यदि सभी को प्राप्त होती तो उसे मैं कहता कि ये हमारे पास क्या है भाई? व्यापक अवधारणा है, सभी को प्राप्त है। कुछ लोगों को प्राप्त है इसलिए कह दिया। ये किस तरह की अवधारणा है हमारे पास? ये हमारे पास है एक संकीर्ण अवधारणा। कौन सी अवधारणा है भाई? संकीर्ण अवधारणा है। और अंतिम बात जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनके लिए पर्याप्त उपचार आपके पास है। और ये उपचार है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो और वहां से रिट जारी करवा सकते हो। तो मौलिक अधिकारों के लिए आपके पास क्या है भाई? उनके हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ जाया जा सकता है भाई? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और क्या जारी करवाई जा सकती है भाई? रिट जारी करवाई जा सकती है। रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हो यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। तो ये तो मौलिक अधिकारों के बारे में मोटी मोटी जानकारी थी। अब मैं बात करता हूँ मानवाधिकार हमारे पास कौन से होते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो आपको मानव होने के नाते मिले हुए हैं। आप इंसान हो इसलिए आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। वो किसी भी देश से बंधे हुए नहीं होते, किसी संविधान से बंधे हुए नहीं होते, किसी कानून से बंधे हुए नहीं होते। कानूनों से परे हटकर, संविधान से परे हटकर या देश की सीमाओं से परे हटकर यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि वो व्यक्ति इंसान है। जानवर को वो अधिकार नहीं मिला हुआ, इंसानों को वो अधिकार मिले हुए हैं। तो उनको हम कौन से कहते हैं भाई? मानवाधिकार कहते हैं। तो पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है? वे अधिकार जो इसलिए मिले हैं कि आप मानव हो, मानव होने के नाते, ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त हैं। दूसरा, ये अधिकार प्राकृतिक रूप से मिले हैं, भी प्रकृति ने आपको प्रदान किए हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, किसी व्यक्ति ने प्रदान नहीं किए। मैंने आपको बताया किसी कानून ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है, किसी संविधान ने अधिकार नहीं दिया है, किसी देश ने अधिकार नहीं दिया है, किसी सरकार ने अधिकार नहीं दिया है। किसने दिया है? प्रकृति ने आपको ये अधिकार दिया है। तीसरा, ये देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं।
जैसे इसमें तो हमने क्या देखे, अधिकांश अधिकार हमारे पास ऐसे हैं जो देश के ही नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। लेकिन मानवाधिकार जो है ये देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते, देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मानवाधिकार है ये कौन सी अवधारणा है भाई, व्यापक अवधारणा है। जबकि मौलिक अधिकार हम देखते हैं तो इसके बजाय किस तरह की अवधारणा थी हमारे पास, संकीर्ण अवधारणा थी। अब हम आ जाते हैं संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार के पास। संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन भाग नंबर 3 में नहीं लिखे गए। भाग नंबर 3 में लिख दिए जाते तो कौन से अधिकार हो जाते भाई, मौलिक अधिकार हो जाते। अब भाग नंबर 3 के अलावा कहीं भी यदि लिखे गए हैं, भाग नंबर 3 के अलावा कहीं भी यदि लिखे गए हैं और अधिकार यदि भारतीय लोगों को दिया गया है भारतीय संविधान के तहत, उसे हम किसा कहेंगे भाई, संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार हमारे लिए कौन सी हैं, वे अधिकार जो भारतीय संविधान के अंदर है, भाग नंबर 3 के अलावा अन्य जगह पर है, तो उन्हें हम कौन सा अधिकार कहेंगे भाई, संवैधानिक अधिकार कहेंगे। अब आप कहोगे सर वैधानिक अधिकार क्या है, वैधानिक अधिकार वो है जो आपको किसी न किसी कानून के तहत दिए गए हैं, जो आपको किसी न किसी कानून के तहत प्रदान किए गए हैं। तो संविधान वो भी एक कानून है भाई। इंडिया के संविधान की बात करें तो आप सभी जानते हो भारत का सबसे बड़ा कानून, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है भाई, संविधान है। तो संविधान भी तो एक कानून है। तो जो अधिकार हमें संविधान के तहत मिले हैं उसको भी तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमें भारत के सबसे बड़े कानून के तहत मिले हैं। यदि कानून के तहत मिले हैं तो कौन से अधिकार हुए, वैधानिक अधिकार हो गए। तो संविधान के अंदर लिखे हुए सारे अधिकारों को मैं संवैधानिक अधिकार भी कह सकता हूं और क्या कह सकता हूं भाई, वैधानिक अधिकार भी कह सकता हूं। वैधानिक अधिकार के अंदर वो अधिकार भी आ जाते हैं जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं और वो अधिकार भी आ जाते हैं जो संविधान के अंदर नहीं लिखे गए, किसी दूसरे कानून के तहत हमें प्रदान किए गए हैं। वो सारे अधिकार भी कौन से हो जाते हैं भाई, वैधानिक अधिकार हो जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है संवैधानिक अधिकारों के अंदर तथा मौलिक अधिकारों के अंदर, डिफरेंस क्या है, इनके अंदर छोटा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यदि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, लेकिन ये कह रहा हूं आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एक प्रॉपर चैनल बनाया जाता है हमारे पास जुडिशरी का। आप लोअर कोर्ट के अंदर जाओगे, उसके बाद आप हायर कोर्ट के अंदर जाओगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा पाओगे। यहाँ आप एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही जा पाओगे, लेकिन यहाँ आप कैसे जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन यदि आपके विधिक अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी नहीं करवाई जा सकती। रिट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही जारी की जा सकती है। तो दो बेसिक डिफरेंस आप लिख लो। पहला डिफरेंस क्या है भाई, पहला डिफरेंस है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय ही नहीं जा सकते, ब्रैकेट में लिख लो आप न्यायालय को जा सकते हो, न्यायालय तो जा सकते हो, न्यायालय तो जा सकते हो। अलग अलग कानून है ना, अलग अलग कानून के अंदर आपको बताया जाता है कि आप कौन से कानून के तहत कौन से कोर्ट के अंदर जा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो घरेलू हिंसा के तहत आपको अधिकार दिया गया है महिलाओं को कि यदि आपके साथ घरेलू हिंसा होती है तो आपको उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो उस कानून के अंदर लिखा गया है कि यदि घरेलू हिंसा होती है तो आप अपने एरिया का जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास जा सकते हो। तो कोर्ट में जाने का अधिकार तो आपके पास है ना, लेकिन क्या अधिकार नहीं है, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। पहली बात तो ये। और दूसरा डिफरेंस क्या है भाई, दूसरा डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट इनके लिए जो रिट है, रिट को हिंदी में याचिका बोलते हैं भाई, रिट जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये जो अधिकार हैं उनको मैंने मोटे मोटे 3 भागों के अंदर बांधा, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार तथा तीसरा हमने क्या जाना भाई, संवैधानिक अधिकार। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन से अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल मौलिक अधिकार के बारे में। आज नहीं, आने वाली 4-5 क्लासेस के अंदर लगातार हम केवल और केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे।
अब बार बार मैं मौलिक अधिकार कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से प्राप्त किए हैं, या भारत ने मौलिक अधिकारों का जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो चाहे मैं ये बोलूं कि मौलिक अधिकारों का स्रोत, ध्यान से देखना, चाहे मैं ये बोलूं कि मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है, चाहे इसके बारे में एक शब्द और यूज किया जाता है कि मौलिक अधिकारों की जननी क्या है, या मौलिक अधिकारों का जनक कौन है, माता कौन है या पिता कौन है, एक ही बात है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। मौलिक अधिकारों का सोर्स कौन है, मौलिक अधिकारों की जननी कौन है, या मौलिक अधिकारों का जनक कौन है। तो ये हमने जो मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं, ये प्राप्त किए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से भाई? अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकारों का सोर्स हमारे लिए, या मौलिक अधिकारों को जननी या मौलिक अधिकारों का जनक जो है वो कौन है? अमेरिका है। भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जल्दी जल्दी बता दो, ये तो आपको पता ही होगा। हर बात के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहो। जो बात आपको ऑलरेडी पता है, पहले से आप जानते हो, उस बात को मेरे साथ क्रॉस चेक भी करते रहो कि मैं आपको सही बता रहा हूँ या बेवकूफ़ी बना रहा हूँ। भाई जरूरी तो नहीं कि मैं सब कुछ सही बताऊंगा, है ना। तो आप चेक भी करते रहो कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ आपको गलत भी बता दूं। भाई इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकती है, इंसान के द्वारा गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि मैं आपको कुछ भी गलत जानकारी दे दूं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हाथों हाथ लिख के बता देना, या मुझसे पूछ लेना कि सर हमें तो ये पता है, आपने ये बताया है, या तो आप गलत हो या हम गलत हैं। गलत होने की संभावनाएं दोनों के लिए भी हो सकती है। आपका जो भी पहले से नॉलेज है वो भी गलत हो सकता है, और मैं जो आपको बता रहा हूं वो भी गलत हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक तो गलत होगा, तभी तो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। मैं कुछ और बता रहा हूं और आप कुछ और जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि भारतीयों को जो मौलिक अधिकार है कितने हैं, या भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहां पर हम दो बातें करते हैं। पहली हम बात करते हैं मूल संविधान के अंदर। मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान बना था और लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और दूसरी हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर, आज के टाइम में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है। तो जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने भाई थे? फंडामेंटल राइट, इनको FR लिख रहा हूं मैं। जब भारतीय संविधान बनाया था उस टाइम हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन यदि आज की मैं बात करता हूं तो आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे और आज यदि 6 हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने एक मौलिक अधिकार को डिलीट किया होगा। किसको डिलीट किया है? हमारे पास एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31, और जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। आप बहुत अच्छे से जानते हैं आर्टिकल नंबर 31, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और इसी आर्टिकल की वजह से हमें भारतीय संविधान के अंदर पहला संशोधन करना पड़ा था, और जो भूमि सुधार कानून बनाए गए थे राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें 9वें शेड्यूल के अंदर डालना पड़ा था। केवल इसी कारण की वजह से, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के तहत लोगों की संपत्तियां ले ली गई थी। वो इस कानून को या इस आर्टिकल को आधार बना के कहाँ चले गए थे भाई? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे, हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे वहां के लोग। तो संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को हमने क्या कर दिया भाई? डिलीट कर दिया। आज हमारे पास संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल नंबर 31 को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब आप कहोगे सर कब हटाया? तो हमने इसको हटाया था 44वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किया गया था, या मैं कह दूं प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो है उसने किया था, 1978 के अंदर हुआ था। तो अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर अब संपत्ति हम रख ही नहीं सकते क्या? संपत्ति का अधिकार अब हमारा अधिकार है ही नहीं क्या? तो जब 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल नंबर 31 को हटाया जा रहा था, या आर्टिकल नंबर 31 से संपत्ति के अधिकार को रिपेल किया जा रहा था, उसी टाइम किया गया कि इसको यहाँ से हटा दिया गया और आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 300A के अंदर रख दिया गया।
तो ऐसा नहीं है कि अब संपत्ति का अधिकार है ही नहीं, अब भी हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन अब आर्टिकल नंबर 31 के तहत नहीं दिया गया। कहां दिया गया है भाई? आर्टिकल नंबर 300A के तहत दिया गया है। जब वो आर्टिकल नंबर 31 के तहत था, जब भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में था, तो हमारा कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। लेकिन अब भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 तो 12 से 35 तक ही है, लेकिन आर्टिकल 300A तो इस रेंज के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये भारतीय संविधान के तहत अब हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त तो है, लेकिन अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब हमारा कौन सा अधिकार है भाई? वो वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा कौन सा है? वैधानिक अधिकार कह दो या विधिक अधिकार कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। इंग्लिश में अच्छा वर्ड है लीगल राइट, और कुछ नहीं लिखना पड़ता। हिंदी में हम स्वयं विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो संपत्ति का अधिकार आज के टाइम में हमारे पास आर्टिकल नंबर 300A के अंदर लिखा गया है, और कौन से अधिकार के रूप में है भाई? विधिक अधिकार के रूप में है। ये तो बात होगी कि आप मौलिक अधिकार हमारे पास वर्तमान में कितने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या होती है, या जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी क्या विशेषता है। बस थोड़ी सी विशेषताएं हम जान लेते हैं, उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 12 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे आर्टिकल नंबर 13 की तरफ। तो हेडिंग डालो, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा भाई, 2-3 ही लिखाऊंगा। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है ना। और हम ये जो विशेषताएं देख रहे हैं, हम ये केवल भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर ये विशेषताएं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता है कि मौलिक अधिकार निषेधात्मक प्रकृति के हैं। निषेधात्मक प्रकृति हिंदी है, टिपिकल लग रही होगी, इंग्लिश में आप अच्छे से समझ जाओगे। नेगेटिव नेचर, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नेचर की हैं। कैसे भाई? यदि हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, इनकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, हम 14 आर्टिकल नंबर 14 से लेके हम आर्टिकल नंबर 32 तक जितने भी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो नेगेटिव वे के अंदर लिखी गई है। ये लिखा हुआ है राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, मतलब राज्य को कुछ करने से रोका गया है। यदि सकारात्मक होता तो ये लिखा जाता राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, वो तो क्या होते? सकारात्मक होते, राज्य को कुछ करने का कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है कि राज्य छुआछूत नहीं करेगा, राज्य असमानता नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो कुछ करने से रोका गया है। इसलिए मैंने कहा इनकी जो लैंग्वेज है या इनकी जो प्रकृति है हमारे लिए कैसी है भाई? निषेधात्मक प्रकृति है। लिखना चाहते हो तो लिख लो कि राज्य को कुछ करने से रोका गया है। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज कुछ इस हिसाब से है कि इनका जो नेचर है कैसा बन जाता है? निषेधात्मक बन जाता है या नेगेटिव बन जाता है। दूसरा जो हमारे पास है, इसका जो नेचर हमारे पास विशेषता है, ये है कि जो अधिकांश मौलिक अधिकार जो है हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अधिकांश मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है भाई? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हम मौलिक अधिकार हैं उनकी लैंग्वेज को हम देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। या मैंने शुरू के अंदर ही आपको बताया नागरिक जो है अधिकार कहाँ से चाहते हैं? राज्यों से चाहते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। चाहे हम देख लें विधि के समक्ष समानता की हम बात करें, चाहे समानता के अधिकार की बात करें, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो जितने भी अधिकार हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, चाहे जीने के अधिकार की हम बात करें, तो सारे के सारे अधिकार हमें किसके खिलाफ प्राप्त है भाई? राज्य के खिलाफ प्राप्त है। तो राज्य की जिम्मेवारी है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। लेकिन इसके अंदर मैं बात करता हूँ, कुछ एक मौलिक अधिकार हमें व्यक्तिगत भी प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार हमारे पास ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी प्राप्त है, व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। कैसे? आर्टिकल नंबर 17 बताओ कौन सा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं,
आर्टिकल नंबर 17 में कहता है छुआछूत का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। तो छुआछूत भाई क्या राज्य नहीं करेगा क्या? व्यक्ति के खिलाफ भी तो प्राप्त है। यदि मैं आपके साथ भेदभाव करता हूं तो आप मेरे खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट, मेरे खिलाफ भी तो कोर्ट में जा सकते हो ना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, भी छुआछूत किया है। तो छुआछूत का हो गया। या बेगार पर था, आर्टिकल नंबर 30 के अंदर क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जा सकती। तो क्या राज्य ही नहीं लेगा क्या? हम भी तो नहीं लेंगे ना। तो जो कुछ अधिकार हमारे पास ऐसे भी हैं, जो एग्जाम्पल दिखा मैंने, आर्टिकल नंबर 17 हो गया, आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया भाई, 30 हो गया। ये अधिकार हमें व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्राप्त हैं। लेकिन अधिकांश हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो किसके खिलाफ प्राप्त है भाई? राज्य के खिलाफ प्राप्त है। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी हमने दो विशेषताएं देखी, और ये दो विशेषताएं बार बार पूछी जाती है, बार बार कथन और कारक के अंदर आ जाती हैं। 4 कथन दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। और जो थी वो मैंने आपको पहले बता दी। जो मौलिक अधिकार हैं वो संकीर्ण अवधारणा है। मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अधिकांश जो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। हम देखेंगे सारे मौलिक अधिकार करेंगे तो मैं एक एक आर्टिकल को आपको बताऊंगा कि ये आर्टिकल केवल भारतीय को प्राप्त है और ये आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन विशेषता के अंदर तो आता है कि अधिकांश जो है वो किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। संकीर्ण अवधारणा है, इनके लिए हम सीधा हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो सारी विशेषताएं है ही हैं। लेकिन दो और विशेषताएं हमारे पास ये भी हैं कि एक तो इनकी नेगेटिव नेचर है और दूसरा क्या है भाई, ये अगेंस्ट द स्टेट हमें प्राप्त है। अब हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा चलते हैं आर्टिकल नंबर 12 की तरफ। कहाँ चलते हैं भाई? आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है भाई? आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा। आर्टिकल नंबर 12 हमें बताता है कि बार बार हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं ये राज्य है क्या। राज्य शब्द की परिभाषा देता है आर्टिकल नंबर 12, और कुछ नहीं कहता। ये बताते हैं कि जिस राज्य का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, तो ये राज्य हमारे पास कौन सी खेत की चिड़िया है, उसकी ही परिभाषा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर। सिंपल शब्दों के अंदर यदि मैं कहूं और छोटे से छोटे शब्दों के अंदर आर्टिकल 12 में जो परिभाषा लिखी है उसको समझाने की बात करूं तो पहला तो लिखा गया है, जितनी भी हमारे पास सरकारी संस्थाएं हैं, समस्त सरकारी संस्थाएं, जितनी भी हमारे पास सरकारी संस्थाएं हैं। चलो मैं इसको और इजी तरीके से आपको बताना चाहता हूं। समस्त सरकारी संस्थाएं में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर सरकारी संस्थाएं कौन सी? पहली वो संस्थाएं जिनको या तो केंद्र सरकार ने स्थापित किया हो, वे संस्थाएं जिनको या तो किसने स्थापित किया हो भाई? केंद्र सरकार ने स्थापित किया हो, या स्थापित किया हो भारत की संसद ने। केंद्र सरकार या संसद के द्वारा स्थापित संस्थाएं क्या कहलाएंगी भाई? हमारे पास राज्य कहलाएंगी। तो ऐसा कोई भी ऑफिस जिसको केंद्र सरकार ने स्थापित किया है या भारत की संसद ने स्थापित किया है, राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगी। दूसरा, ऐसी संस्थाएं जिनको केंद्र सरकार ने नहीं तो राज्य सरकार ने स्थापित किया हो भाई, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं, या राज्य का जो विधानमंडल हमारे पास है, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं जो हैं वो किसकी श्रेणी के अंदर आएगी भाई? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगी। नंबर 3, ऐसी संस्थाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित नहीं है, ऐसी केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है या संसद के द्वारा है, आ गया। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है या विधानमंडल के द्वारा स्थापित है, आ गया। तीसरा, जो भी हमारे पास स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो है, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब भी हमारे पास किसके अंदर आएंगी भाई? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगी। और चौथा इसने लिखा है अन्य संस्थाएं। अभी अन्य संस्थाएं कौन हो सकती हैं? अन्य संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से सहायता लेती है। इसको मैं समझाऊंगा क्या है। अन्य संस्थाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, एक ही बात है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से सहायता लेती हूं। अब ये सहायता कैसी भी हो सकती है भाई, चाहे
आपकी इकोनॉमिकल सहायता हो सकती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सहायता हो सकती है, चाहे ये सहायता हो सकती है आपके द्वारा किसी भी तरह की मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सहायता हो सकती है, किसी भी तरह की सहायता हो सकती है। सीधे तौर पे यदि आप देते तो इनमें से एक आ जाता, सीधे तौर पे आप नहीं दे रहे हो, आप कैसे दे रहे हो भाई, अप्रत्यक्ष रूप में दे रहे हो, तो वो संस्था भी हमारे पास क्या होगी, राज्य सूची के अंदर आएंगी। तो 4 हमारे पास कैटेगरी हैं, जिन चारों को क्या माना गया है, राज्य के अंदर माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितनी भी हमारे पास निजी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे पास क्या है भाई, निजी संस्थाएं हैं, वो राज्य की कैटेगरी के अंदर नहीं आती हैं। ध्यान से देखना, यदि किसी की दुकान है, किसी का शोरूम है, पर्सनल शोरूम है, तो राज्य की सूची के अंदर नहीं आएगा। किसी की निजी कंपनी है, राज्य की श्रेणी के अंदर नहीं आती है। वहीं पर कोई सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है, राज्य की सूची के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि कुछ एक ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है ये राज्य की श्रेणी के अंदर आता है या नहीं आता। 2 संस्थाएं हैं जिनके बारे में खास करके पूछा जाता है और चर्चा के अंदर भी रहती है। पहला है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं भारतीय जीवन बीमा। LIC जो है राज्य की श्रेणी के अंदर आती है या नहीं आती है। काफी लंबे टाइम तक LIC को राज्य की सूची के अंदर माना जाता था या राज्य के अंदर माना जाता था भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा आया था जिसमें LIC ने कहा कि हम राज्य की जो परिभाषा है उसके अंदर नहीं आते, और सुप्रीम कोर्ट भी LIC की इस बात से सहमत हो गया था। तो आज के टाइम में यदि बात करता हूं तो LIC जो है वो राज्य की श्रेणी के अंदर नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। किसका निर्णय है भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप राज्य की श्रेणी के अंदर नहीं आओगे। दूसरी संस्था जो सबसे ज्यादा विवाद के अंदर रहती है उसका नाम है BCCI, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको आप कह सकते हो। BCCI जो भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है, क्रिकेट करवाने का सबसे ज्यादा काम यदि इंडिया में कौन करता है तो संघ है जिसका नाम क्या है भाई, BCCI। BCCI जो है ये अपने आप को मानती है कि मैं राज्य के अंदर नहीं हूं, लेकिन सरकार इसको ये मानती है कि आप राज्य के अंदर हो। कैसे, BCCI एक ऐसी संस्था है जिसको न तो राज्य सरकार ने स्थापित किया है, नहीं केंद्र सरकार ने स्थापित किया है, नहीं पार्लियामेंट ने स्थापित किया है, और नहीं स्टेट लेजिस्लेचर ने स्थापित किया है, नहीं वो स्थानीय स्वशासन है, और नहीं वो सरकार से किसी भी प्रकार से की सहायता लेती है। तो BCCI कहता है कि जो 12 में आर्टिकल नंबर 12 के अंदर डेफिनेशन दी गई है हम इसके अंदर नहीं आते, और यदि हम इसके अंदर नहीं आते हैं तो हम क्या भी राज्य के मेंबर नहीं हैं। लेकिन एक हमारे पास किसी व्यक्ति ने RTI लगाई थी और BCCI से पूछा था कि आपके पास जो भी इनकम के सोर्सेज हैं और जो आपके एक्सपेंडिचर, जो भी आपके खर्चे होते हैं, आप हमें उनके बारे में बताइए। तो BCCI ने क्या कहा, हम राज्य की श्रेणी के अंदर नहीं आते, इसलिए RTI हमारे ऊपर लागू नहीं होता। आप ये तो जानते होंगे, सूचना का अधिकार जो है वो केवल उन्हीं संस्थाओं के ऊपर लागू होता है जो राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आते हैं। तो उस व्यक्ति ने BCCI के इस जो फैसला था इसके खिलाफ हमारे जो सूचना आयोग बना हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, उसके पास कर दी। और केंद्रीय सूचना आयोग ने BCCI को कहा कि भाई आप राज्य की परिभाषा के अंदर आते हो, क्यों आते हो। BCCI ने कहा कि हम कैसे आते हैं, ये तो नहीं आते। तो CIC का कहना था आप जो मैदान यूज करते हो खेलने के लिए वो मैदान तो भारत सरकार के हैं। BCCI ने कहा कि सर अगर आपको लगता है कि मैदान भारत सरकार के हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको क्या दे देंगे, किराया दे देंगे, मैदान का किराया दे देंगे। फिर ये कहता कि यदि आप किराया दे दोगे तो CIC ने कहा कि चलो मैदान का किराया आपने दे दिया, मान लिया जो आप मैच करवाते हो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हमें पुलिस लगानी पड़ती है, पुलिस राज्यों की है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ले रहे हो। मैंने कहा ना इस कैटेगरी के तहत कि आप इनडायरेक्टली क्या ले रहे हो, सहायता ले रहे हो। उन्होंने कहा सर आप पुलिस लगाते हो हमारे लिए, हम पुलिस का खर्चा भी दे दिया करेंगे, पैसे बहुत हमें BCCI के पास। फिर CIC ने तीसरी बात कही कि चलो आप पुलिस का खर्चा भी दे दोगे, लेकिन आपकी जो टीम है, आपने अपनी टीम का नाम लिखा है भारतीय टीम, इंडियन टीम कहते हैं ना, तो आप भारत शब्द का उपयोग कर रहे हो। दूसरा, आप भारत के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग कर रहे हो। तीसरा, आप भारत की ऑडियंस जो है, दर्शक जो है, उनका फायदा उठा रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो आप इनडायरेक्टली भारत का उपयोग कर ही रहे हो, भारत सरकार का उपयोग कर रहे हो। तो आप किसके अंदर आओगे भाई, राज्य शब्द के अंदर आओगे। तो CIC ने BCCI को माना आप राज्य सूची के अंदर आओगे।
लेकिन बीसीसीआई जो है उसके खिलाफ कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 10 सालों से मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया है कि राज्य सूची के अंदर आएंगे, राज्य शब्द के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप ऐसा लिख लो, दो बातें लिख लो। पहली बात लिख लो कि बीसीसीआई स्वयं जो है ये मानती है अपने आप को कि ये राज्य नहीं है। दूसरा ये लिख लो कि सरकार जो है, भारत सरकार, वो ये मानती है कि बीसीसीआई राज्य है। ठीक है। और आगे आप ये लिख लो, ये मामला पिछले 10 सालों से कहाँ पेंडिंग है भाई, पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लंबित है, पेंडिंग है। जब डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब देखा जाएगा बीसीसीआई जो है राज्य की परिभाषा के अंदर आता है या नहीं आता। जैसे एलआईसी को राज्य से बाहर कर दिया, हो सकता है राज्य से बाहर भी कर दे, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनको राज्य की परिभाषा के अंदर रख दे। तीसरा जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गए, ये राज्य शब्द की भाषा के अंदर आते हैं या नहीं आते। बताओ भाई, आप आंसर दो। प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज जो हैं राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो इसका आंसर है ये राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि जो निजी संस्थाएं हैं वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर नहीं आती, फिर ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये तो निजी है, ये राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर कैसे आ गई। ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से सहायता लेते हैं। ये भी लेते हैं कैसे भाई, इनका जो सिलेबस है वो डिसाइड कौन करता है, राज्य सरकार डिसाइड करती है। इनका जो भी इनका, मान लो मैं आपको बताऊं, अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायता लेते हैं। कैसे, सिलेबस डिसाइड किया गया राज्य सरकार के द्वारा, इनको मान्यता दी गई राज्य सरकार के द्वारा, सुपरविजन किया गया राज्य सरकार के द्वारा। पेपर इनका जो लेता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो राज्य सरकार का है। सीबीएसई यदि हम बात करते हैं वो किसका है भाई, राज्य सरकार का है। तो ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायताओं का अप्रत्यक्ष रूप से तो उपयोग करते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये किसके तहत आते हैं, राज्य सूची के अंदर आते हैं। इसीलिए तो इनके ऊपर राइट टू एजुकेशन है हमारे पास वो लागू होता है ना। हर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% सीटें जो हैं गरीब व्यक्तियों के लिए या गरीब छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। तभी की गई हैं जब ये राज्य सूची के अंदर आएंगे। यदि ये नहीं आते तो आरटीई इनके ऊपर लागू ही नहीं होता। आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन है वो लागू ही नहीं होता। तो ये हमारे पास था आर्टिकल नंबर 12 जो बताता है राज्य की परिभाषा के अंदर कौन कौन आएगा। ठीक है, हमने जानकारी हासिल की राज्य की परिभाषा के अंदर कौन कौन आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आज की क्लास में हमने जाना राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। दूसरा हमने जाना भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल की। मौलिक अधिकार कितने हैं इनके बारे में जाना, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जाना। आज की क्लास इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोविजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।